नमस्कार। स्वागत है आप सभी का द इकोनॉमिक सॉल्यूशंस में। इस आर्टिकल में बात की गई है कि डोमेस्टिक डिफेंस प्रोडक्शन को हमने बढ़ाना है और साथ ही साथ जो ग्लोबल मैन्युफैक्चरर्स हैं उनको भी साथ कैसे यहाँ पर म्यूचुअली सपोर्ट लेनी है उनकी, तो इसके ऊपर यहाँ पर अच्छे से बातें की गई हैं। देखो, अभी हम अपने डिफेंस प्रोडक्शन की अगर हालत देखें तो काफ़ी बड़े पैमाने पर जैसी यहाँ पर प्रोडक्शन होनी चाहिए, जैसे हमारी आर्मी की डिमांड होती है, अलग अलग फोर्सेस की डिमांड होती है, तो उस हिसाब से मैन्युफैक्चरिंग यहाँ पर होती नहीं है। ओके, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है जो यहाँ पर हथियार बनाकर देती है, डीआरडीओ जो यहाँ पर हथियार बनाकर प्रोवाइड करती है, बहुत सारी मिसाइल्स यहाँ पर बनती हैं। लेकिन फिर हमें यहाँ पर कहीं ना कहीं पर जरूरत पड़ जाती है। अगर एयरप्लेन्स की बात आए तो हमें फ्रांस की ओर देखना पड़ता है कि वहां से राफेल लेते हैं। ओके, तो उसके ऊपर भी 6-7 साल लग जाते हैं उसके डील होते होते। तो ये देखो, ये सब चीजें हमें अपनी भूमि पर इन सब चीजों के ऊपर फोकस करना होगा कि हमें जैसे भी जो चीजें भी डिमांड हमारी आर्मी करती है उनकी पूर्ति हम अपनी धरती पर ही उनको करके दें अच्छी टेक्नोलॉजी से। तो इसके ऊपर अच्छे से यहाँ पर बातें की गई हैं। तो स्टार्टिंग में बात बोल रहे हैं कि कोविड-19 पैंडेमिक के चलते और पूरे यहाँ पर जितने भी गवर्नमेंट का जो एजेंडा है, ठीक है, तो वहां पर अब नई चीजें यहाँ पर देखने को मिल रही हैं। ओके, तो यहाँ पर बात की गई है कि इकोनॉमी अभी धीरे धीरे स्टार्ट हो रही है। भारत सरकार अलग अलग पैकेजेस लेकर आ रही है, स्टिमुलस पैकेजेस, कि इकोनॉमी को रिवाइव किया जाए। तो यहाँ पर धीरे धीरे और डिफेंस प्रोडक्शन की बात कर रहे हैं कि यहाँ पर भी हम फोकस कर सकते हैं, इसके थ्रू भी यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो सकती है। तो यहाँ पर बेसिकली बात की गई है कि सबसे एसेंशियल एस्पेक्ट है कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ठीक है, वो दोबारा से अभी वापस आए, ज्यादा से ज्यादा बाहर से इन्वेस्टमेंट इंडिया में आए, और साथ ही साथ ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी, ओके, इसका भी जो है यहाँ पर जो है फ्लो है वो बढ़े इंडिया में। सो ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर हम बाहर से कोई प्रोडक्ट, डिफेंस का प्रोडक्ट खरीदते हैं, ओके, जैसे राफेल ही खरीदा है, अगर उसकी ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी भी हमें यहाँ पर परमिशन मिल जाती है तो हम उसकी प्रोडक्शन यहीं करना शुरू कर देंगे। ओके, तो वहां पर डोमेस्टिकली यहाँ पर हमारी जॉब क्रिएशन भी होगी, इकोनॉमी भी रिवाइव होगी। ओके, पैसा तो सरकार ने लगाना ही है। तो यहाँ पर आगे बात कर रहे हैं, सम फाइंड प्रोटेक्शनलिज्म टू बी ए सोल्यूशन। ओके, कुछ लोग ऐसे हैं कि कहते हैं कि डिफेंस के एरिया में हमें एक जो है एजेंडा है, एक फिलॉसफी है प्रोटेक्शनिज्म की, हमें इसको फॉलो करके चलना चाहिए कि जितना हम अपनी डोमेस्टिक डिफेंस प्रोडक्शन को प्रोटेक्शन दे पाए उतना बढ़िया है। तो यहाँ पर इससे होता क्या है, जो हमारी नेशनल सॉवरेंटी है वो बढ़ती है। ओके, हमारी जो आत्मनिर्भरता का जो कथन है उसके ऊपर हम पूरे उतर सकते हैं अगर इसके ऊपर फोकस करके चलते हैं। हालांकि इसमें बहुत अभी डाउनफॉल है। ओके, हम इसके ऊपर डिफेंस की प्रोडक्शन की अगर बात करें तो इसमें अभी बहुत ज्यादा डाउनफॉल है। तो अभी के लिए यहाँ पर बात करे गए हैं, क्योंकि देखो, अगर हम बात करें 1991 के पहले की भारत की, ओके, तो उस समय ऐसी सिचुएशन थी, वहां पर हम प्रोटेक्शनिज्म ही लगाकर चल रहे थे कि बाहर की कोई भी फर्म को हम एंट्री नहीं करने देंगे भारत में। ओके, तो यहाँ पर थोड़ी बहुत फर्म आई थी जो यहाँ पर जिन्होंने एंट्री की थी, अपने प्लांट्स लगाए थे, जैसे नेस्ले इंडिया आया था स्टार्टिंग में 1960s में। ओके, तो उसने नॉर्दर्न इंडिया में प्लांट लगाए थे, फिर मैगी वगैरह, अपने नेस्ले के प्रोडक्ट्स वगैरह वहां पर उसने शुरू किए थे। ओके, मैगी का प्रोडक्ट काफी लेट आया उसका, लेकिन नेस्ले ने अपने जो फूड प्रोडक्ट्स थे वो बनाने शुरू कर दिए थे। तो यहाँ पर इसके तहत अगर डिफेंस की बात करें तो इसमें कोई भी यहाँ पर इंटरफेरेंस नहीं आई, बाहर से कोई भी यहाँ पर एफडीआई फ्लो नहीं आया। तो यहाँ पर यह बात कही जा रही है कि अगर आगे भी हम ऐसे ही प्रोटेक्शनिज्म का ही फंडा लेकर चलेंगे, ये बोलेंगे कि ये देश की नेशनल सॉवरेंटी जो है हमने उसको ऊपर रखना है, अगर प्रोटेक्शनिज्म हटती है तो सॉवरेंटी कम होती है, तो इसके तहत फिर दोबारा वही सिचुएशन हो जाएगी हमारी जो 1991 से पहले थी। ओके, तो वहां पर ऐसी सिचुएशन होगी थी कि जो फॉरेन रिजर्व था, सिर्फ वहां पर 2 हफ्तों का पैसा बचा था कि 2 हफ्तों का जो है भारत इंपोर्ट कर सकता है। उसके बाद फाइनेंशियल इमरजेंसी की सिचुएशन हो चुकी थी। ओके, तो यहाँ पर उस सिचुएशन से भारत को निकाला गया। उस समय के जो प्रधानमंत्री थे पीवी नरसिम्हा राव जी, और जो उस समय के फाइनेंस मिनिस्टर थे डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, तो उनका यहाँ पर काफी अहम रोल है प्लानिंग का, इम्प्लीमेंटेशन का, जो भी रिफॉर्म्स लाए गए थे। तो यहाँ पर जो आत्मनिर्भर भारत की कॉल दी गई है, यहाँ पर अच्छी कॉल है। ये इंटरनेशनल इंटरडिपेंडेंस जो है बढ़ाएगी भारत की। ओके, जो पॉलिसी स्ट्रेंथन है इकोनॉमी में, ठीक है, इसको भी यहाँ पर मूव करेगी, आगे बढ़ाएगी, और सेल्फ रिलायंस की ओर आगे हम बढ़ेंगे। और आगे बात कर रहे हैं कि 1960s की बात करें तो उस समय प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू ने, उन्होंने भी यहाँ पर जोर दिया था कि फॉरेन कंपनी जो है यहाँ पर भारत में आके अपनी प्रोडक्शन स्टार्ट करें। ओके, तो इंडिया की जो इकोनॉमिक स्ट्रेंथ है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इसको यहाँ पर स्ट्रेंथ करें। बहुत सारी कंपनीज यहाँ पर आई, उन्होंने अपने आप को यहाँ पर एस्टेब्लिश किया। ओके, तो यहाँ पर प्रोडक्शन स्टार्ट की और यहाँ पर सर्विस प्रोवाइड करनी शुरू कर दी अपनी। ओके, तो यहाँ पर
मोस्ट ऑफ इंडियंस उनको डोमेस्टिक ही मानकर चलते थे, क्योंकि घर में ही प्रोडक्शन होती थी। ओके, उनको फॉरेन कंपनीज नहीं मानते थे। हालांकि उनका पैसा जो था बाहर इनफ्लो हो जाता था जब वो उनकी यहाँ पर सेलिंग होती थी उनके प्रोडक्ट्स की। तो अभी भी वो आज भी इंडिया की इकोनॉमिक डेवलपमेंट में काफी अच्छा योगदान दे रही हैं। आगे बात कर रहे हैं डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग की बात करें, ठीक है, तो यहाँ पर ये एरिया भी एक स्पेशल इंटरेस्ट का एरिया है। तो यहाँ पर एक रिसेंट डिसीजन लिया गया है कि एफडीआई को भी अलो किया गया है डिफेंस सेक्टर में अप टू 74% अंडर ऑटोमेटिक रूट। तो यहाँ पर ऑथर ने इसको एक एक्सीलेंट डेवलपमेंट कहा है कि 74% अंडर ऑटोमेटिक रूट जो आपने यहाँ पर प्रोविजन दे दी है डिफेंस सेक्टर में, इससे एफडीआई फ्लो आने का काफी यहाँ पर अंदेशा है कि अच्छा फ्लो जो है आने वाले समय में डिफेंस सेक्टर में बाहर जी फॉरेन कंपनीज है वो आएंगी। ओके, तो यहाँ पर और आगे बात कर रहे हैं कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज हाउएवर नॉट गॉन फॉर एनफ वेयर मेजर प्रोग्राम्स आर कंसर्न्ड व्हिच हैव बीन earmarked फॉर द स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप रूट। तो यहाँ पर देखो ऐसा नहीं है कि डिफेंस सेक्टर में सारा का सारा ही यहाँ पर एफडीआई जो है ऑटोमेटिक रूट के थ्रू ही काम होगा। कुछ सेक्टर्स यहाँ पर रखे गए हैं ओके, जहां पर स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप रूट अपनाया गया है। कहने का मतलब जहां पर 49% का कैप ही जो है एफडीआई को दिया गया है, बाकी का जो 51% हिस्सा है वो गवर्नमेंट अपने पास ही रख रही है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो ये कौन से सेक्टर्स हैं जहां पर हम बनाएंगे सबमरीन्स, ओके, फाइटर एयरक्राफ्ट, आर्मोर्ड व्हीकल्स और हेलीकॉप्टर प्रोग्राम्स। तो इनमें जो है सरकार अपना ही जो है दादागिरी अपनी ऊपर रखेगी। कहने का मतलब अपनी मालकी जो है ऊपर रखेगी कि इनके ऊपर ज्यादा होल्ड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का रहेगा इन सेक्टर्स में। आगे बात कर रहे हैं कि अगर हम जितने भी मेजर प्रोग्राम्स भारत सरकार की तरफ से चलाए जा रहे हैं अंडर स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप मॉडल, ओके, तो यहां पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज इफेक्टिवली बर्थड ए स्टिल बॉन्ड पॉलिसी एज मेजर इंटरनेशनल प्लेयर्स मेकिंग लार्ज इन्वेस्टमेंट्स विल बी सर्कमस्पेक्ट अबाउट इन्वेस्टिंग इन द मार्केट। सो जिस हिसाब से यहाँ पर भारत पॉलिसी बना के चल रहा है, तो आने वाले समय में लग रहा है कि इन्वेस्टमेंट जो है बढ़ेगी, इंटरनेशनल प्लेयर्स यहाँ पर आएंगे। ओके, जो पॉलिसी जिस तरह की हमारी होगी उसी तरह से जो है यहाँ पर इन्वेस्टमेंट होगी। अगर पॉलिसी खराब है तो इन्वेस्टमेंट भी आने में 100 बार सोचेगी। तो यहाँ पर हमारा डिफेंस प्रोडक्शन का एरिया बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया है। ओके, तो यहाँ पर नई टेक्नोलॉजी भी हमें चाहिए बाहर से। ओके, बाहर से इन्वेस्टमेंट भी चाहिए, तभी जाकर जो है डिफेंस प्रोडक्शन में एक नई अचीवमेंट जो है हम हासिल कर सकते हैं। क्योंकि जो इस सेक्टर का जो डेवलपमेंट है, ओके, इसके बहुत ही सीरियस नतीजे हो सकते हैं आने वाले समय में। अगर हम डिफेंस प्रोडक्ट्स को बाहर से इन्वॉल्व करते हैं आने वाले समय में, टेक्नोलॉजिकल कंटेंट को अगर हम फोकस करके चलते हैं, तो कोशिश यही होगी भारत सरकार की कि हम अपनी धरती पर जितना भी डोमेस्टिक प्रोडक्शन कर सकें डिफेंस प्रोडक्ट्स की, उतना बढ़िया होगा। तो यहां पर आगे बात की जा रही है लाइफ लॉन्ग पार्टनर। तो यहां पर सबसे पहले एग्जांपल ली गई सुजुकी की। देखिए, सुजुकी ये मारुति के साथ टाई अप करके इंडिया में लॉन्च हुआ था। सुजुकी जापान का ब्रांड है। ओके, पहले मारुति उद्योग होता था भारत में, तो यहां पर इसका माइनॉरिटी स्टेक था। जब तक इसका माइनॉरिटी स्टेक था तब तक इसने बड़े पैमाने पर अपनी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर यहां पर इंडिया में नहीं की। और जब इसको ऑनरशिप राइट मिल गया, जब मारुति को यहां पर बेच दिया गया सुजुकी को, तब इसके पास ऑनरशिप आ गई। ओके, तो मारुति सुजुकी, ओके, तो यहां पर फिर उसने अपनी जितनी फ्रंट लाइन कार्स थी वो यहां पर भारत में लॉन्च कर दी। ओके, जितनी भी टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट थी वो भारत में लानी शुरू कर दी और इंडिया में एक अच्छी कार मार्केट अपनी बना ली। ओके, तो यहां पर रैशनल यही बात बोली जा रही है कि जो 100% फॉरेन ऑनरशिप है ना मोस्ट ऑफ द इंडियन सेक्टर्स, तो यहां पर यही है 100% फॉरेन ऑनरशिप पाने का मतलब यही है कि वो भी चाहते हैं कि हम अच्छे से अपने आप को फैलाव कर सके अपनी कंपनी का भारत में। ओके, तो यहां पर जस्ट एन एग्जांपल ली है यहां पर डिफेंस प्रोडक्शन के रिगार्डिंग। तो यहां पर आगे बात कर रहे हैं कि अगर हम बात करें डिफेंस इंडस्ट्री को डेवलप करने की, उसका इंडिया में उसकी डेवलपमेंट हो अच्छे से, तो यहां पर दो आर्गुमेंट जो है यहां पर दिए गए हैं। पहला तो ये है कि दिस इज अ सेक्टर वेयर इंडिया नीड्स टू इंक्रीज इट्स डोमेस्टिक प्रोडक्शन। अभी हम सिचुएशन ऐसी है कि बाहर के मुल्कों के ऊपर ज्यादा निर्भर हम नहीं रह सकते। ओके, तो यहां पर हमें डोमेस्टिक प्रोडक्शन को बढ़ाना है अलग अलग क्षेत्र में। तो स्वीडन जो है यहां पर ये भी सिमिलर सिचुएशन में है, जैसे कोल्ड वार की सिचुएशन करें, जब कोल्ड वार शुरू हुई थी तब ये नॉन अलाइन नेशन था, मतलब इसका कोई लेना देना नहीं था। भारत भी जो है नॉन अलाइन नेशन था, मतलब जो कोल्ड वार में दो मुल्क थे, यूएसएसआर और यूएसए, दोनों की यहाँ पर कोल्ड वार चलती थी और ये थोड़े साइड पे रहते थे। तो स्वीडन की सिचुएशन भी ऐसे ही थी। ओके, तो यहाँ पर उन्होंने भी यहाँ पर कोशिश की, स्वीडन कुड नॉट रिलाई ऑन इम्पोर्ट्स फॉर ऑल इट्स डिफेंस नीड्स, मतलब वो भी कह रहे थे कि उस समय पर ऐसी सिचुएशन थी कि हम इंपोर्ट्स के ऊपर ज्यादातर निर्भर नहीं रह सकते, खासतौर पर अगर डिफेंस प्रोडक्शन की बात करें। तो यहाँ पर अपनी प्रोडक्शन तो करनी होगी। तो यहाँ पर ये जो आर्टिकल लिखा गया है, ये भी स्वीडन के ही जो एम्बेसडर हैं भारत में, उन्होंने ही ये आर्टिकल लिखा है यहाँ पर। तो यहाँ पर वो बात कर रहे हैं कि साथ ही साथ नो कंट्री कैन कीप इट्स आर्म फोर्सेस कंप्लीटली सप्लाइड विद डोमेस्टिकली प्रोड्यूस्ड मटेरियल। ये भी बात सही है।
ओके, अगर यूएस की भी बात करें तो ये अगर यूएस कह दे कि कोई भी चीज डोमेस्टिकली ही पूरी बनी है तो उसी को आर्म फोर्सेस के ऊपर सप्लाई कर दे, तो वो भी सही नहीं है। थोड़ा बहुत इंपोर्ट भी यहाँ पर जो है हमें देखकर चलना पड़ता है, और ये भी कोशिश करनी होती है कि यहाँ पर सेल्फ सफिशिएंसी इसको भी हम देख कर चलें। ओके, ज्यादा तराजू जो है ना उसका भार जो है हमारी डोमेस्टिक प्रोडक्शन के ऊपर होना चाहिए। जो चीज नहीं बन पाती, जिसके साधन पर्याप्त नहीं है, उसको हम इंपोर्ट कर लें तो बात बनती है। ओके, हम रॉ मटेरियल इंपोर्ट कर लें वो बात बनती है। प्रोडक्शन तो हम यहाँ पर शुरू कर सकते हैं ना, जो अगर टेक्नोलॉजी का ट्रांसफर हम यहाँ पर कर लें, ओके, तो यहाँ पर प्रोडक्शन शुरू कर सकते हैं। सो टेक्नोलॉजी का ट्रांसफर वो इंपोर्ट हो सकती है, यहाँ पर प्रोडक्शन शुरू हो सकती है। तो यहाँ पर हर एक और जो है ना हमें देख के चलना होगा। अगर डिफेंस प्रोडक्शन की हमने बात करनी है, आगे बढ़ना है, तो आज की डेट में स्वीडन काफी आगे निकल गया डिफेंस प्रोडक्शन की बात करें, जितने भी उसकी जो आसपास की कंट्रीज हैं उनके मुकाबले। हालांकि इसका साइज जो है बहुत छोटा है। और ये दूसरी बात कर रहे हैं कि जब भी आपने सेल्फ सफिशिएंसी लेकर आनी है, आत्मनिर्भरता लेकर आनी है किसी भी सेक्टर में, तो वहां पर कभी भी क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। ओके, तो यहाँ पर क्वालिटी अच्छी देनी है, तभी जो है ट्रस्ट बनेगा। ट्रस्ट अच्छा बनेगा तभी आपके जो सामान है बाहर में उसकी डिमांड बनेगी, तब आप उसको जो है डोमेस्टिकली प्रोड्यूस भी करोगे और बेचोगे भी बाहर में। ओके, तो यही एक बेसिक फंडा होता है अगर आपने अच्छे से सप्लाई चेन चलाना है। ओके, आगे बात कर रहे हैं जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, ठीक है, उसको भी हमें यहाँ पर जो है टैकल करके चलना है कि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी जो है उसकी भी डिमांड रहती है। तो अमेरिका क्यों आगे है? क्योंकि वो हर एक हथियार में कोई ना कोई नई टेक्नोलॉजी लेकर आता है जिसकी वजह से डिमांड रहती है उसकी, और सऊदी अरब जैसे मुल्क जो है उससे जो है हथियार वो खरीदते हैं। ओके, और आगे ऑथर कह रहे हैं कि आफ्टर ऑल इट्स होम मेड। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन के हिसाब से ये बात कर रहे हैं कि भारत को अभी चाहिए, अगर इंडिया में इंडिजीनियस प्रोडक्शन बढ़ानी है तो खुद भी काम करें, और जो बाहर की जो ग्लोबल कंपनीज है जो डिफेंस सेक्टर में काम करती है उनको भी यहाँ पर अलाउ करें कि यहाँ पर इंडिया में वो अपने मैन्युफैक्चरिंग बेसिस बनाएं, ताकि जो टारगेट यहाँ पर गवर्नमेंट इंडिया लेकर चल रही है कि डोमेस्टिकली प्रोडक्शन बढ़ानी है, उसको जो है अचीव किया जा सके आने वाले समय में। और आखिर में यहाँ पर यह बात बोली गई है कि यहाँ पर भारत सरकार जो है यहाँ पर बिगेस्ट इंसेंटिव देने की भी बात करती है। ओके, बहुत सारे डॉलर्स यहाँ पर स्पेंड करने की बात करती है, खासतौर पर जब बात आती है टेक्नोलॉजिकल कंटेंट की, कि टेक्नोलॉजी का ट्रांसफर हो जाए। अगर टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हो जाती ना तो अब तक हमें पता नहीं कितनी डोमेस्टिक प्रोडक्शन यहाँ पर प्लांट लगा देने थे खुद से ही। यही मेन फंडा है, जो एडवांस टेक्नोलॉजी आती है ना किसी भी हथियार में, तो उसको दोबारा से मैन्युफैक्चर करना है तो वो यहाँ पर मुमकिन नहीं होता है। तो वो तभी मुमकिन है जब अपने क्षेत्र में अपने घर पर रिसर्च अच्छी होगी। तो यहाँ पर रिसर्च में भी यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर डिले है, इंडिया में अच्छे से रिसर्च भी नहीं हो पा रही। तो यहाँ पर क्या करते हैं, जो अगर इंडियन पार्टनर जिनके साथ टाइप करके बाहर की कंपनीज यहाँ पर आएंगी तो उनकी ज्यादातर मेजोरिटी रह जाती है। तो यहाँ पर वो कंपनी भी 100 बार सोचती है, ठीक है, वो कोशिश करती है कि मैं पीछे ही रहूं, क्योंकि उनको अपनी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करनी होगी। जो बड़े प्लेयर हैं इंडिया के, ठीक है, उनके साथ मिलकर अगर उन्होंने काम करना है, तो यहाँ पर हर कोई ये चाहता है कि अपने कमर्शियल इंटरेस्ट उसके साथ मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं करूं। ओके, टेक्नोलॉजी तो मेन चीज है। ओके, उसके ऊपर ही सारी कंपनीज जो है निर्भर करती हैं, उनका जो बिक्री होगी वो टेक्नोलॉजी के हिसाब से होगी। जितनी टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट होगी तो पिछली वाली टेक्नोलॉजी की उतनी बैकवर्डनेस हो जाएगी, ठीक है, तो नई टेक्नोलॉजी की उतनी ज्यादा डिमांड होगी। तो यहाँ पर इन चीजों को भी यहाँ पर फोकस करके चलना है। कैसा माहौल बनाना है कि बाहर के मैन्युफैक्चरर्स भी इंडिया में आए तो उनको एक ऐसा प्लेटफॉर्म दें कि यहाँ पर वो उनको कोई दिक्कत ना आने में, कि वो 100 बार सोचना शुरू कर दे कि हम आए या ना आए। सो आई होप आपको ये एपिसोड अच्छा लगा है, तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद लेक्चर सुनने के लिए।